हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं तो स्टडी विद धीरज। कल अपन ने आधा छोड़ दिया था। अब आज फिर से उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि जानते हो, बिना बकवास, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, नोट्स भी फ्री में देता हूँ, जो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में से किधर भी हो सकते हैं। एंड नोट्स हैंड रिटन नहीं होते, वो या किधर से परचेज सब्सक्रिप्शन लेके फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, और कुछ फ्री भी होते हैं, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और कल एक बड़ा अपडेट आया कि सीबीएसई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने ऐसा कहा है कि एमसीक्यूज़ के लिए कोई भी स्पेशल बुक, कोई भी स्पेशल ऐप, कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी की बुक है, जो चैप्टर्स हैं, उन्हीं को लाइन टू लाइन रीड करो तो सारे एमसीक्यूज़ उन्हीं में से आएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट की बात है, क्योंकि हम लोग पहले से ही लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, और अब इसलिए आप लोगों को अलग से एमसीक्यू प्रिपेयर्ड भी नहीं करने पड़ेंगे। लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, और तो और मैं हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की लाइन को भी मार्क करवा रहा हूँ। इस वजह से आपको एमसीक्यू के लिए कोई और चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम देखेंगे कि अगर अपन मेटल्स को और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो वो लोग आके क्या बनाते हैं। नींबू पानी तो बनाने से रहे, बनाते क्या वो। और अगर अपन मेटल्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते तो क्या वो नमकीन बन जाते? चक्के तो कौन देखेगा। खैर चलो देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये है क्रिएटर स्टूडियो। इसमें सब्सक्राइबर्स 85 हो गए। लगभग कल 89 हुए थे, बट फिर से 85 हो गए। कोई बात नहीं, होता रहता है। पुराने फ्रेंड्स चले गए, नए फ्रेंड्स आ जाएंगे, और वैसे भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तो वीडियोस देखते ही नहीं थे। और खुशी की बात यह है कि हमारा जो नए वीडियो है उसने 36 व्यूज़ कंप्लीट कर दिए हैं, विच मीन्स, और मेरी शक्ल सच में उस इमोजी के जैसी हो गई है जिसके आंखों में स्टार्स हैं, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आया है। और मैं यही चाहता हूँ कि हर एक वीडियो सेकंड टॉप 3 में आए, 1, 2 या 3 पोजीशन पर। और अभी वैसा ही हुआ है। लेटेस्ट का जितने ये दोनों वीडियोस हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल्स, और राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 1, ये दोनों ही टॉप पर हैं। और इसका वॉच टाइम आवर भी आज दिन तक इतना नहीं हुआ, हाँ सिवाय वो बायोलॉजी वाले के। इसमें 0.5, लिटरली 0.5, मतलब 1 घंटे का वॉच आवर। खैर मुझे तो 4000 का चाहिए मोनेटाइज होने के लिए, बट क्या ही कर सकते हैं। अब पढ़ाई हो रही है, आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी हो रही है, बट ना ये शेयर नहीं करना, शेयर मत करना मेरे चैनल को। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, क्योंकि जानते हो आप लोग, बकवास तो मैं करता ही नहीं हूँ। What happens when metal react with water? This activity needs the teacher's assistance. भाई क्यों वो पता नहीं, बट देखते हैं क्या है। Collect the samples of some metals in the activity 3.9. जो एक्टिविटी 3.9 में कलेक्ट किए थे वो फिर से कलेक्ट करो। खैर पूरे चैप्टर में वही कलेक्ट करके रखना है। Put small pieces of the sample separately in the beaker, half filled with cold water. When metals react with cold water, arrange them in the increasing order of their reactivity. जैसे वो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज कर दो। कोई भी किसी मेटल ने फ्लोट हुआ, किसी एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन द वाटर, और किसी ने फ्लोटिंग स्टार्ट की। मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन द बीकर हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। मतलब ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। एंड सो उनकी मेटल्स जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उनको भी उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अरेंज कर दो। और विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम, अरेंज द मेटल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द रिएक्टिविटी विद द वाटर।
तो मेनली मेटल जो रिएक्ट वाटर के साथ करते हैं वो एक मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और बट जो मेटल ऑक्साइड है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन soluble in water, dissolve in it to further metal oxide। तो वो सारे मेटल ऑक्साइड जैसे वाटर में अपन मिक्स करते हैं तो वो लोग बना देते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। पता है जब मैंने मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फर्स्ट टाइम सुना था, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड सुना था, मुझे ऐसा लगा था कि बस अब रियल केमिस्ट्री आ गई है। बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। मेटल प्लस वाटर इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड। पर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल्स टू मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड भी और हाइड्रोजन भी। मेटल्स like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent। इसको मार्क कर दो, अंडरलाइन कर दो, और क्योंकि आ सकता है कि मेटल और सोडियम जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट विथ वायलेंटली इनवायलेंटली, कोल्ड वाटर में हॉट वाटर में। सो ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि वायलेंटली कौन सा मेटल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर में, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऐसा आ सकता है जिसमें राइट आंसर होगा पोटेशियम। सो ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। कोई आपको जीए और मेंस एडवांस्ड इनके एमसीक्यूज ला के नहीं दे देंगे ओएमआर शीट से, तो पहले ही पहले ही मेरे फ्रेंड्स घबरा गए कि ओएमआर शीट आ गई यार, अब क्या करेंगे, अब तो जी के क्वेश्चंस डाल देंगे, मेंस के क्वेश्चन डाल देंगे। नहीं डालेंगे यार, बोर्ड्स वाले हैं वो, उन्होंने कितने ही बोर्ड्स करवाए, क्या बेवकूफ़ थोड़ी है क्या वो, उनको पता है। मतलब द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो ये एक्सोथर्मिक बहुत होता है रिएक्शंस, क्योंकि अपन जानते हैं कि पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अभी एग्जांपल में देख लो, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। और ऐसा ही सोडियम के साथ भी होता है। तो द रिएक्शन, ये लाइन मार्क कर दो, रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, इस लाइन को भी मार्क करो। द हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, इसको भी वैसे लास्ट तक कर दो, लास्ट तक इस लाइन से लेके जितनी भी लाइन्स है ना सबको मार्क कर दो। सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, जैसे कि देखो कि जैसे कि कल एग्ज़ाम है और आपको चैप्टर को पूरा रीड करना है, बट आपको नहीं पता मेन पॉइंट्स कहाँ पर है, तो उसमें अंडरलाइंस काम आएंगी। उसमें सिर्फ आप इन अंडरलाइंस को पढ़ लेना, आप पूरे चैप्टर का मेन कंटेंट पढ़ लोगे जो एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। तो अब क्या हो रहा है, Ca प्लस H2O यानी कि वाटर, देन इट विल इक्वल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अब कैल्शियम जो है वो फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। अब मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये मार्क करने के लिए कहा है, नहीं किया हो तो इसको तो ज़रूर मार्क कर देना। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, so it reacts with hot water, magnesium hydroxide and hydrogen. It also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking on its surface। ठीक है, और metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen। steam भी बहुत खतरनाक होती है। शिरडी के बारे में किसने सुना है, शिरडी वो साईं बाबा का, वहाँ पे पता है किससे खाना बनाते हैं, स्ट्रीम से। मेरे को उनका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ, बट हम जैसे बच्चों के लिए सिर्फ एक ही चैनल है जिससे हमको नॉलेज मिलता है, वो है डिस्कवरी और हिस्ट्री TV 18। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। और ठीक है, तो अब अपने आगे चलते हैं। तो मेटल्स जैसे कि लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, वो किसी भी टाइप के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नींबू पानी के साथ कर सकते हैं क्योंकि उनके मतलब कॉपर नींबू पानी के साथ करता है क्योंकि उसमें लेमन होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो कॉपर थोड़ा शाइन करने लग जाता है। लीड का मुझे नहीं पता, और सिल्वर भी थोड़ा शाइन करता है,
और गोल्ड तो हाँ, गोल्ड और सिल्वर दोनों शाइन करने लग जाते हैं, तो नींबू पानी के साथ वो शाइन करेंगे. So what happens when metals react with acid? So you have already learned that metals react with acid to give us salt and hydrogen gas. हाँ, ये तो अपन ने पढ़ लिया. चलो, इतना तो अपन को आता ही है. So अब आखिर है क्या? मेटल्स प्लस डिल्यूट एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट और हाइड्रोजन. सीधी सी बात है. अब इस एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मेन पॉइंट तो आया नहीं कि एक्टिविटी की ज़रूरत हो. Collect all the metals except sodium and potassium. Again, if the samples are transniced, rub them clean with sandpaper. जैसे कि मैग्नीशियम है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, और कोई रिबन लिया है तो उसको घिसना पड़ेगा सैंड पेपर से ताकि उसका ऑक्साइड निकल जाए. And now put the samples separately in the test tube containing dilute hydrochloric acid or suspend thermonautical test tubes so that their bulbs are diluted in the acid. मेरा पढ़ाना आपको समझ में तो आ रहा है ना? नहीं, फिर ऐसा नहीं हुई मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है. ऐसे ही बस वो क्या कहते हैं उसको, घास के मैदान में शेर को दौड़ा रहा हूँ, कोई मतलब तो नहीं है ना कि कोई मतलब है. पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं? भाई कमेंट में लिखो तो सही यार, कमेंट बॉक्स है किसके लिए है. और ऐसा तो है नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करता, सडन रिप्लाई करता हूँ यार 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है ना. तो अब उनके ऐसा कुछ नहीं है, अब उनकी रिएक्टिविटी को तो बस. अब ऐसा देखो कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, इस पूरे पैराग्राफ को मार्क कर दो. जी हाँ, इस पूरे पैराग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, मैं पढ़ के बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा. राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमें इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयन जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं उसके ऊपर अपन को लिखना है. तो अब हाइड्रोजन जो गैस है वो इन्वॉल्व है सारे में, रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रोजनिक एसिड होता है. इट इज़ बिकॉज HNO3, देखो HNO3 यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ऐसे मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे कि NO3 जहाँ पर आ गया वहाँ पर अपन उसको बोलेंगे नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. जैसे SNO3 आ गया, HNO3 आ गया तो वो नाइट्रेट आ जाएगा. और ऐसे ही जैसे बहुत सारों में होता है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट होता है. अब इस पे आ जाते हैं. अब जो ये ऑक्सीडेशन एजेंट है, अब ऑक्सीडाइज द H2 यानी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड के साथ वो मिक्स हो जाता है. बट यहाँ पर जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है वो रिएक्ट करते हैं वेरी डिल्यूट टू इन्वॉल्व H2 गैस. अब तुमने देखा ही होगा आप लोगों ने कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट केस ऑफ मैग्नीशियम. मैंने कहा पैराग्राफ को मार्क करो, मतलब इम्पोर्टेंट है. द रिएक्शन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम. द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस. द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर Mg, Ai, Zn and Fe. In the case of copper, no bubbles were seen. The temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with HCl. So ऐसा है कि एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है. जब भी एग्ज़ाम हो तब एक्टिविटी पढ़ के जाना, क्योंकि मतलब टर्म 1 में नहीं, टर्म 2 में पढ़ के जाना, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आएंगे. और एक्टिविटी के नीचे जितना भी पार्ट होता है, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ था, सो वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि अपन को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ अपन ने ऑब्जर्वेशन नहीं की. अब देखो अपन ऐसा करने से रहे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक को अपन ने किधर से ला भी दिया, फिर मैग्नीशियम और मैग्नीज कहाँ से लेके आएंगे और उनको कर भी लेंगे तो वहाँ पे कॉन्शियस लिखा हुआ है. सो इसीलिए ये एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन है,
अगर हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते तो इन्होंने परफॉर्म करके हमको उसकी ऑब्जर्वेशन बताइए। सो अभी 15 मिनट ही हुए। अभी मेन पॉइंट, एक्वा रिक्वाया, इसको लैटिन वर्ड में अपन कहते हैं रॉयल वाटर, इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड 3, और इसका रेशो होता है 3:1, एंड इट कैन डिजॉल्व इन कोरोजन फॉर्मिंग लिक्विड, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिकमेंड्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। भाई सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड यू नो वाले पढ़ के ज़रूर जाना एग्ज़ाम में, ताकि एक आइडिया रहे आपको, और ताकि इम्पोर्टेंट रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कि अपन ने कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। तो केमिस्ट्री में इसको कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे हो जाएंगे 3 चैप्टर। बायोलॉजी में 2 चैप्टर हो गए, लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और रिप्रोडक्शन आ जाएगा। और फिर फिज़िक्स में मैंने कहीं पे देखा है कि अब आने वाले द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो फिज़िक्स में अपन उसी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, एंड ऐसा करके हमारे साइंस में 3-3 का बैच कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आ जाऊँगा अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और सोशल वाले पार्ट में, क्योंकि वो बहुत दिन से, बट इंग्लिश वाला पार्ट, इंग्लिश फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत दिन से एज इट इज़ पढ़ा हुआ है। अपन सिर्फ साइंस और सोशल को ही ले रहे हैं, और हिस्ट्री को नहीं, सोशल को ले रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री अभी हार्डली में ख़त्म हुआ है। और जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है भाई, मतलब मैं इमोजी आता तो नहीं है, शायद बनेगा भी नहीं, बट फिर भी यार रोने वाला इमोजी मैं बनाऊंगा यार। मतलब सीरियसली यार रोना आ जाता है, बट हंसने वाला रोना है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ तक भाई को बहुत कम ही लोग देखते हैं, मतलब लिटरली बहुत कम लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड अब क्या ही बोल सकते हैं, मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क इम्पॉर्टेंट है। कोविड से बचना है तो मास्क पहनना पड़ेगा। हम लोग तो हमारे घर पे भी मास्क पहन के रखते हैं, और अब तो मेरे को हैबिट हो गई है। मैं तो इस बात से डर रहा हूँ, मतलब मैं इस बात से घबरा रहा हूँ कि मास्क के बिना मैं कैसे रह सकूँगा, क्योंकि हम लोग घर में मास्क पहन रहे हैं, मतलब कि ये एज हमारे मतलब कपड़ों जैसे ही हो गया, जैसे टी शर्ट और कैप और ऐसे वन स्पेक्टिकल्स और ये पहनते हैं ना, जस्ट लाइक डैट वैसे ही हो गया ये मास्क पहनने में। पता नहीं बुरा ही क्या है यार मास्क पहनना, और अपन अच्छे दिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें। अपन ने आज दिन तक एनिमल्स के साथ इतना बुरा बिहेव किया है, उनको ऐसे खतरनाक ट्रीट किया, उनको कुछ भी पहना देते, उनके सींग्स को उनके जो सींग होते हैं उनको कलर कर देते। क्यों भाई, उनको अच्छा लगता है? कभी पूछा क्या उनको अच्छा लगता है? उनके पट्टा बांध देते, उनको पूछा कभी अच्छा लगता है तेरे को? तो अब आप लोगों को जब नेचर ने आपको ये सरप्राइज गिफ्ट दिया है कि लो तुमने एनिमल्स को पहनाया, तुमने मेरे एनिमल्स को पहनाया, अब मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी, और अब मैं तुम्हें एक नया पट्टा दिला रही हूँ जिसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। सो मास्क हमारे लिए एक पट्टा है, और नेचर की बात को कोई टाल नहीं सकता, नेचर को कोई भी नहीं हरा सकता। जस्ट लाइक डैट हमें नेचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जैसा नेचर कर रही है हमें वैसा ही करना चाहिए, या फिर जो नेचर हमसे कराना चाहती है हमें वो ही करना चाहिए। प्लांट्स लगाना है तो प्लांट्स लगा दो। क्या यार, मैंने मेरी छत पे मैंगो के ट्रीज रेडी हो गए, मैं कल दिखा दूँगा। कल मतलब हल्के से एकदम छोटे छोटे से मैं, और बहुत सारे आए, मतलब मैंने 15-20 उगाए थे तो आ गए। फिर मैं लेके जाके उनको उस प्लॉट में डाल दूँगा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे सब लोग ट्रीज़ डालते हैं। अब वहाँ पे ट्रीज़ हो गए, और जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि वो पार्क बनाएंगे बड़ा सा जिसमें ट्रीज़ लगेंगे, और एक और ओपन ग्राउंड जिसमें सिर्फ ट्रीज़ ही ट्रीज़ होंगे। क्या मैंगो का ट्री पता है कौन सा है? वो मेरे सबसे फेवरेट मैंगो पता है कौन सी? दशहरी कहते हैं उसको, क्या पता आपके यहाँ पर वो किसको क्या कहते हैं, बट मेरी फेवरेट मैंगो तो वही है। एंड जस्ट लाइक डैट मैंगो के ट्रीज उग जाएंगे, और बस। सो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो यार प्लीज़, मेरे को रिक्वायरमेंट है यार। देखो मैंने माइक के भी पैसे दिए अपनी जेब से, मेरी जेब में वैसे भी तितलियों के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने दिए, माइक लेके आया, और आई थिंक कि अभी वॉइस भी ज़्यादा अच्छी आ रही है, बट
मुझे मोनेटाइजेशन चाहिए यार प्लीज़। देखो सबको चाहिए होता है, सब लोग, ऐसा कोई नहीं, कोई जना नहीं है सिवाय संदीप माहेश्वरी के जो मोनेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी जी मोनेटाइजेशन नहीं करते, अगर वो करते तो 1 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रानी या ऐसा कुछ है तो वो करते, वैसा कुछ वो कर सकते थे, बट नहीं। और आपको पता है संदीप माहेश्वरी है ना, डॉक्टर विवेक से भी ज़्यादा यंग है, बोलो मतलब 2 साल यंग है, मतलब नहीं यंग नहीं, मतलब बूढ़े हैं वो, मतलब ओल्ड है वो, उनसे 2 साल ओल्ड है। बट फिर भी ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी 30 ईयर्स या 28 ईयर्स के होंगे, बट नहीं, वो 45 ईयर्स के हैं। एंड मतलब ऐसा नहीं लगता, क्यों पता है? क्योंकि ये है मोटिवेशन। मतलब अगर आप किसी और को मोटिवेट करते हो, इट मीन्स कि आप खुद एक मोटिवेशन की ATM मशीन हो। सो बस बहुत बकवास हो गई आज तो।